अस्सलाम वालेकुम। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे इर्द गिर्द मौसमियाती तब्दीली तेजी से तो रूनुमा हो ही रही हैं, लेकिन साथ में टेम्परेचर्स भी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। हमने देखा है कि ऐसी सूरत हाल में हमें ज़रूरत पेश आ रही है कि मौसम के हालात से बाखबर रहा जाए। ऐसी सूरत हाल में हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से कुछ प्राइवेट वेदर स्टेशंस का क़याम आ रहा है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ओवैस हैदर साहब से, जो पाक वेदर नेटवर्क नामी एक नेटवर्क चला रहे हैं कराची से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो सरकारी जो महकमा मौसमियात है उसकी मौजूदगी में एक अपना प्राइवेट वेदर स्टेशन कायम करें और आवाम को मालूमात दें। उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक होती है। वेलकम टू द शो अवैस। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपनी पॉडकास्ट में। और सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करा दें, अपनी टीम का तारुफ करा दें और अपने चैनल का नाम बता दें, फिर अगले सवाल हम आपसे फिर बाद में करते हैं। जी, मेरा नाम ओवैस हैदर है और बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और वेदर की फील्ड में आए हुए तकरीबन मुझे 10 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर स्टार्टअप मैंने अकेले लिया था, लेकिन अब माशाल्लाह से मेरे पास काफ़ी सारे अक्रॉस द पाकिस्तान मेंबर्स हैं। 100 प्लस हमारे रेन गेज का नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में। उसकी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसिंग की डिवाइसेज इंस्टॉल है पूरे पाकिस्तान में। खाली कराची में तकरीबन 16 के करीब पर्सनल वेदर स्टेशन इंस्टॉल हैं, जो कि आपको रियल टाइम वेदर की अपडेट्स दे रहे होते हैं, रियल टाइम रेन मॉनिटरिंग, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसिंग, ये सब कुछ बता रहे होते हैं। अब बेसिकली अगर आप बैकग्राउंड पूछें कि हमने क्यों इसका स्टार्टअप लिया, तो आपको पता है कि 10 साल पहले सोशल मीडिया का जब दौर का आगाज हुआ था, तो उस वक्त जो है, अगर वेदर के हवाले से हम अपडेट्स लेते थे तो खाली सिर्फ पीटीवी पर ही देखा जाता था। पीटीवी पर 9:30 के खबरनामे के बाद 5 मिनट या 2 मिनट की मेरे ख्याल से वेदर की अपडेट्स आती थी और अक्सर ये होता था। हालांकि पीएमडी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम में जो अपडेट्स हमें मिलती थी उसमें ये होता था कि अक्सर बारिश की पेशन गोई जो है वो कभी गलत भी साबित हो जाती थी। तो बस एक वो कहते हैं ना, पैशन होता है इंसान का, एक जुस्तजू जो होती है वो इंसान को काफी आगे ले जाती है। तो इसी हवाले से फिर मैंने रिसर्च करना शुरू की कि क्या क्या वेदर पैटर्न्स होते हैं। अब ज़ाहिर है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मुझे काफी ज्यादा फिजिक्स के हवाले से इतनी मुश्किलात पेश नहीं आई मेट्रोलॉजिकल स्टडीज करने में। फिर साथ में हमारे पास जो है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पीएमडी के तौसीफ आलम साहब, जो कि अब पाक वेदर उन्होंने ज्वाइन किया है, वो हमारे डायरेक्टर भी हैं इस वक्त। तो उनसे काफी मैंने हेल्प ली, काफी स्टडीज उनसे की मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा नेटवर्क अब बन चुका है और पूरे पाकिस्तान में जो है काफी ज्यादा इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया। तो इंशाल्लाह ताला मजीद आगे प्लानिंग है, इसको हम आगे लेके चलेंगे। एक्चुअली बात ये होती है कि पीएमडी तक जो है लोगों की रसाई इतनी मुमकिन नहीं होती। हमारा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है, तो हम पूरे पाकिस्तान से लोगों के जितने भी इश्यूज होते हैं वेदर के हवाले से या वेदर अपडेट्स देनी होती हैं, खासतौर पर जो बरानी इलाके हैं या जो जितनी भी जहाँ पे फसलें उगती हैं, तो वहाँ के लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि कैसा मौसम रहेगा, हम क्या फसल उगाएं, या फिर बारिश तो नहीं होने वाली, या कोई तूफानी हवाएं तो नहीं चलने वाली। तो उस हवाले से वो हमसे लोग जो है अटैच रहते हैं और हमसे अपडेट्स लेते रहते हैं। तो काफी ज्यादा हमें जो है अच्छे रिव्यूज आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और इस नेटवर्क को तकरीबन अब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आपके सामने सब कुछ इंशाल्लाह ताला मजीद इसको हम बेहतर से बेहतर बनाते जा रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि जो महकमा मौसमियात है उसकी एक्सेस जो है वो आवाम तक उतनी नहीं है, तो बुनियादी तौर पे बताएं आप में और उनमें क्या टेक्निकल डिफरेंस है। यानी वो टीवी पे वो खबरें नशर होती हैं, लेकिन साथ में वेबसाइट्स उनकी भी एक है जो अपडेट होती रहती है, और साथ में जो है दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी अब हमने देखा है कि वो अब जो है वो अपडेट होने लगे हैं। तो क्या बुनियादी तौर पर 10 साल पहले जो आपने स्टार्ट किया ये वो गैप था कि आप सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस ज़्यादा थी और उनकी नहीं थी, ये वो गैप था जिसकी वजह से आपने ये सोचा कि ये इस गैप को फिल जो है वो करना चाहिए? जी, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे भी बहुत ज्यादा गैप था और फिर कम्युनिकेशन का भी बहुत ज्यादा गैप था वेदर के हवाले से, क्योंकि टाइमली वेदर अपडेट्स नहीं मिलती थी हम हमको, या कोई कोई खुदा न खास्ता कोई साइक्लोन आने वाला हो तो उसकी प्रॉपर अपडेट नहीं होती थी। वही न्यूज़पेपर में एक छोटा सा कॉलम आता था या वेदर अपडेट्स के हवाले से 9:30 बजे के खबरनामे के बाद जो है थोड़ी सी बस वेदर अपडेट्स हमें मिलती थी। तो उस गैप को हमने काफी ज्यादा फिल किया है। और अगर आप टेक्निकल रीजंस पूछें और टेक्निकल
एनालाइज करें अगर पीएमडी और हमारी फोरकास्ट को, तो पीएमडी जो है वो बाउंड है, बहुत सारी उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं कि वो वक्त से पहले बहुत सारी चीजें नहीं इशू कर सकते। उनकी जो फोरकास्ट जो आती है, अभी भी हम देखते हैं कि जो 3 डेज की उनकी फोरकास्ट होती है, यानी 3 दिन बाद की अगर वो फोरकास्ट करते हैं तो वो उसको ज्यादा वो एक्यूरेसी के हिसाब से बता सकते हैं। लेकिन हम लोग जाहिर है बाउंडलेस है, हमारी कोई लिमिट्स नहीं है, तो हम लोग वेदर के मॉडल्स को देखते हुए और पाकिस्तान जो हमारा रीजन है इसके पैरामीटर्स को, वेदर पैटर्न्स को देखते हुए हम तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो है प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और हम लोग स्पेशली जो है मानसून के हवाले से वो मंथली फोरकास्ट भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी देखा जाए, उससे पहले भी देखा जाए, तो काफी ज्यादा हमारी फोरकास्ट की एक्यूरेसी गई है। और जो हमारी वीकली फोरकास्ट होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% एक्यूरेट होती है। चाहे आप विंटर की बात कर लें, चाहे आप जो है समर्स की बात कर लें। अब हमारे नेटवर्क का फायदा ये हुआ है कि अब जैसे कराची की एग्जांपल ले लें हम, हमारे कराची में ही खाली तकरीबन 15 से ज्यादा, तकरीबन 16 वेदर स्टेशन इंस्टॉल हैं, प्लस जो है AQI डिवाइसेज है हमारी 20, हमारे हर रीजन में, हर टाउन में इंस्टॉल है डिवाइसेज। तो उसका ये फायदा हुआ। अब जैसे वेदर के हवाले से आप देख लें तो पीएमडी जो है वो 1, 2 या 3 जगह से जो है वेदर के अपडेट्स दे रहा होता है कराची में, खासतौर पर टेम्परेचर की अगर बात कर लें। तो हमारे जितने भी 15-16 प्लेसेस पे जो डिवाइसेस इंस्टॉल है, उससे ये फायदा हुआ कि हम, कराची इतना बड़ा सिटी है तो उसकी वेरिएशन हमें काफी ज्यादा हद तक मालूम होना शुरू हुई। खासतौर पर जो कराची के जितने सेंट्रल या अर्बनाइज एरियाज हैं वहाँ पे वेदर कुछ होता है, और जितने भी आउटस्कर्ट्स एरियाज हैं, मलिक कैंट हो गया, सुल्तानी हो गया, वहाँ पे वेदर कुछ होता है। अब विंटर की अगर बात कर लें, जो रिसेंट कोल्ड वेव गुजरी है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, हम भी हैरान हुए इस बात पे कि हमारे जो मलिक कैंट का वेदर स्टेशन है वहां पे हमने खुद जाकर रीडिंग ली, तो वहां पे मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हुआ। तो ये कराची के लिए हैरानकुन बात थी, क्योंकि अगर आप मॉडल्स को देखें तो वो हमारे आउटस्कर्ट्स में टेम्परेचर जो है 1 और 0 भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन कराची में इतना आमतौर पर रिकॉर्ड नहीं होता। पीएमडी पे जो हमें अभी जो रिसेंट कोल्ड वेव गुजरी है, उस पे मिनिमम जो है वो जिना टर्मिनल पर 4.3 डिग्री सेल्सियस गया था। तो हमारे नेटवर्क पर 0.7 जो रिकॉर्ड हुआ उसको काफी ज्यादा फिर पजीराई भी मिली, फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको काफी ज्यादा हाईलाइट किया, क्योंकि कराची में आमतौर पर इतना टेम्परेचर नहीं देखा जाता। इसी तरह अगर साउथ की तरफ आप बढ़े तो साउथ में टेम्परेचर हुई अगर पीएमडी 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर रही है, या हम 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे जो साउथ में लगे वेदर स्टेशन है, पीएमडी का तो वहां पे अभी नहीं है कोई स्टेशन, तो वहां पे वही टेम्परेचर जो है वो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक बता रहा होता है। यानी एक सिटी में आप इतना ज्यादा डिफरेंस देखते हैं कि एक बहुत ज्यादा कोल्डर एरियाज होते हैं और एक बहुत ज्यादा जो है वो वार्मर एरियाज होते हैं। तो हमारे नेटवर्क से माइक्रो क्लाइमेट को पढ़ने में, रिसर्च करने में काफी ज्यादा मदद मिली। खासतौर पर जो अभी जो हमारे रिसेंट मानसून गुजरा है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आई कराची की रेनफॉल में। कुछ ऐसे एरिया से जहाँ पे 1000+ मिलीमीटर बारिश हो गई, कुछ ऐसे एरिया से जहाँ पे सिर्फ 600 और 700 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुई। तो वैसे ये जो आपके पास जो सेटअप्स हैं वो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ किस्मों के हैं, जैसे एक आप वेदर स्टेशन बता रहे हैं और एक इंस्टॉलेशन किसी और इक्विपमेंट की, तो वो जरा एक एक करके समझा दें कि जब आप वेदर स्टेशन कहते हैं तो उसके अंदर क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, और फिर जो दूसरे सेटअप्स हैं वो क्या है। अच्छा, स्टार्टअप जब हमने लिया था तो जाहिर है हम वैसे तो हम हमारी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई फंड्स नहीं है, हम लोग खुद ही कलेक्ट करते हैं अपनी हमने एक पूरा एक वो कलेक्टिंग नेटवर्क सा बनाया हुआ है। तो हम सारी अमाउंट कलेक्ट करके वेदर स्टेशन इंस्टॉल करते हैं। तो शुरू में जाहिर है इतनी अमाउंट हमारे पास नहीं होती थी, तो हमने स्टार्टअप जो है वो रेन गेजेस से लिया। हमने पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 100+ रेन गेजेस इंस्टॉल किए। उसके बाद जो है हमारी जो टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं, ह्यूमिडिटी, तो वो लगाई, जिसकी वजह से हमें रेनफॉल का डेटा काफी जगह से मिलना शुरू हो गया जो पीएमडी भी रिपोर्ट नहीं करता था। यानी कि हमने जो गैप था पाकिस्तान में उसको फिल करने की कोशिश की है। फिर साथ में जो है टेम्परेचर की हमें वेरिएशंस पता चलना शुरू हुई। उसके बाद हमने तकरीबन 2018 और 19 में जाके पर्सनल वेदर स्टेशन, जिसे हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी कहते हैं, जो कि हर वक्त जो है रियल टाइम डेटा ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आप pakweather.com पे जाएंगे तो आपको हमारा पूरा एक रिंग नेटवर्क दिखेगा, पूरे कराची में फैले हुए वेदर स्टेशन आपको दिखेंगे। उस पर जिस वेदर स्टेशन में जिस जगह पे क्लिक करेंगे वहां का रियल टाइम डेटा आपके पास आ रहा होगा, जिसका रिकॉर्ड भी बनता जा रहा है, और तकरीबन हमारे पास 2 से 3 साल का रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो रियल टाइम रेनफॉल का डेटा मौजूद होता है, रियल टाइम जो है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड फैक्टर सारे बता रहा होता है, विंड चिल बता रहा होता है। फिर साथ में आपको
रेनफॉल का रेट भी बता रहा होता है कि कितनी स्पीड से जो है बारिश की मिकदार गिर रही है। फिर साथ में जो है वो सोलर रेडिएशन तक हमारा वेदर स्टेशन बताने के काबिल है। तो काफी ज्यादा एक्यूरेट एक्यूरेट डेटा होता है, और इसकी एक्यूरेसी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे हमने जो स्टेशन लगाए हैं वो अमेरिका में यूज हो रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में यूज हो रहे हैं। तो क्योंकि इसका डेटा काफी ज्यादा एक्यूरेट समझा जाता है, इसलिए बाहर कंट्रीज इसको वाइडली यूज कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जाहिर है अभी इसके इसके हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो अब लेकिन अब मैंने देखा है कि काफी सारे लोग आना शुरू हुए इस फील्ड में, और बस एक पैशन है जिसको देखते हुए और लोग भी हमें देखते हुए और लोगों ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, और हमारे साथ वो जुड़ते जा रहे हैं। अपने वेदर स्टेशन हमें कुछ लोग दे भी रहे हैं, और हम भी अपनी जो पॉकेट मनी होती है या हमारे जो एक कलेक्शन है होती है मनी की, तो हम उस पैसों से जो है, उस फंड से जो है, हम डिफरेंट सिटीज में वेदर स्टेशन लगाने का इरादा भी रख रहे हैं, और कराची अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया है। अच्छा, इसमें जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं और जो पीएमडी यूज कर रहा है उसका कोई मवाजना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अपडेटेड जो इक्विपमेंट है वो किसके पास है? अच्छा, अगर इसको कंपेयर करें तो हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं वो जाहिर है इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। हमारी डिवाइसेस जो है तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख के अंडर आ जाती हैं, लेकिन जो पीएमडी को जाहिर है वो जापान से या चाइना से जो है उनको डोनेशन भी मिलती है, तो वो करोड़ों रुपए की डिवाइसेस होती है। बात यह है कि डिवाइसेस तो होती है लेकिन उसका यूज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम टाइमली हर चीज अपनी डिवाइसेस के थ्रू बता रहे हैं तो आवाम अपडेट रहती है, लेकिन अगर करोड़ों और अरबों रुपए की चीजें हमारे पास मौजूद हों और हम जो है बर वक्त लोगों को आगाह ना कर पाए, तो उन डिवाइसेस का कोई फायदा नहीं होता। तो हमारी डिवाइसेस जाहिर है इतनी कॉस्टली नहीं होती, लेकिन एक्यूरेट काफी ज्यादा है, और उसकी कैलिब्रेशन भी हुई होती है डिवाइसेस की, तो इसलिए डेटा जो है वो हर वक्त जो है एक्यूरेट मिल रहा होता है। तो इसमें एक वेदर स्टेशन कायम करने में अंदाजन कोई कितना खर्चा आ सकता है? अच्छा, हमारे पास जो जी 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 हमारे पास बेसिकली तकरीबन चाइनीज वेदर स्टेशन है जो हमने इम्पोर्ट किए हैं, और हम जाहिर है एक साथ तो लॉट नहीं मंगाते। हम एक एक करके जब जब हमारे पास फंड कलेक्ट होता रहता है, हम एक एक करके वेदर स्टेशन मंगाते हैं और उसको सिटी के डिफरेंट एरियाज में इंस्टॉल करते जाते हैं। तो ये तकरीबन मैंने आपको जैसे बताया कि लाख या लाख के अंदर जो है ये स्टेशन आ जाते हैं, और जाहिर है इसका डेटा भी जो है काफी एक्यूरेट होता है अगर पीएमडी के डिफरेंट स्टेशन से अगर इसको कंपेयर करें। अच्छा, इसमें एक तो वो लोग हैं जो प्राइवेट जो है वेदर स्टेशन कायम कर रहे हैं और पब्लिक सर्विस दे रहे हैं। क्या आप ये भी देख रहे हैं कि काश्तकार अपने यानी अपने हद तक जो है वो एक वेदर स्टेशन कायम कर रहे हैं और अपनी जमीनों के फायदे के लिए उससे अपडेट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, काश्तकार हज़ार तो नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको हमारी मदद लेनी पड़ती है, और हमारी यही कोशिश है कि हमने उनको डिवाइसेस वगैरह दी हुई हैं, रेन गेजेस उनके पास मौजूद होते हैं, वो उसकी मदद से अपने एरिया की जो है रेनफॉल अमाउंट ले रहे होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है, क्योंकि असल में हमारे जितने भी दूर दराज विलेजेस हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, तो हमारे जितने भी स्टेशन हैं उनके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी 24/7 रिक्वायर्ड होती है। तो अभी हमें ये थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। फिर कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि हम कोई डिवाइस अगर इंस्टॉल भी करें तो डिवाइस या तो चोरी हो जाती हैं या कोई उन्हें उठा के ले जाता है, तो ये थोड़े हमें इश्यूज आ रहे हैं अभी। अच्छा ओवैस, ये बताएं कि जो आपकी जो सर्विसेज जो लोग ले रहे हैं वो ज्यादातर किस सेक्टर के लोग ज्यादा हैं उसमें? अच्छा, हमारी सर्विसेज स्पेशली जो है कराची के लोग काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, फिर लाहौर, इस्लामाबाद, फिर इसके अलावा पंजाब के जितने भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एरियाज हैं या जहाँ पे फसलें उगती हैं, तो वहाँ की भी काफी ज्यादा ऑडियंस हमें एक्सेस कर रही है। क्योंकि हमारे पास फेसबुक हो जाए, फेसबुक की अगर बात करें या फिर वेबसाइट की बात करें, तो स्टेट्स वहाँ पे आ रहे होते हैं कि कहाँ से कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो हमें काफी ज्यादा खुशी भी होती है कि इंटीरियर सिंध की बात करें या इंटीरियर पंजाब की, तो वहां से भी काफी ज्यादा ऑडियंस हमें फॉलो कर रही है, और यही ऑडियंस जो है वो मिलियंस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पेशली मानसून सीजन में, या कोई ऐसा कोई इवेंट चल रहा हो, खासतौर पे विंटर में अगर बारिश हो रही हो, तो वही ऑडियंस जो है मिलियंस में भी चली आती है। थोड़ा समझाएं कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर किस तरह से उसको रिलीज करते हैं, वो थोड़ा सा अगर टेक्निकल बात हमें समझा सकें। अच्छा, हमारा जो एक हमारा फॉर्मेट ये बना हुआ है कि हम जब यूरोपियन मॉडल्स हो गए या आप कह लें कि ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम एक
अपना एनालाइज पेश करता है। जाहिर है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें हमें अपने भी कुछ रीजन के लिहाज से जो हमारा रीजनल डेटा होता है उसको देखते हुए हमें फोरकास्ट पे तैयार करनी पड़ती है। तो इसी वजह से जो है हम कोशिश करते हैं कि अपनी फोरकास्ट को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट रखें, क्योंकि अगर आपको एक मॉडल बता रहे कि इस कराची में फॉर एग्जांपल 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी, तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम इसलिए जो है हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए अपनी फोरकास्ट बनाते हैं, और वही फोरकास्ट जो है हम फिर पब्लिश करते रहते हैं। हमारी फोरकास्ट के ये पैरामीटर है कि हम 3 डेज फोरकास्ट, वीकली और मंथली फोरकास्ट करते रहते हैं। और यही फोरकास्ट जो है फिर आपको डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे भी मिलेगी, डिफरेंट जो है न्यूज़पेपर पे, डिफरेंट मीडिया की वेबसाइट्स पे भी हमारी फोरकास्ट आपको देखने को मिलती होगी। आपको एट्रीब्यूट कर कर जो है मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं, आपके नाम को यूज कर, यानी आप इतना ऑथेंटिक हो रही है आपकी इंफॉर्मेशन कि उसको लोग यूज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें और जो लोग आए हैं वो कुछ तादाद है आपको कि वो पाकिस्तान के किस शहरों में ज्यादा लोग आ रहे हैं जो वेदर स्टेशन कायम कर रहे हैं, एक बात, और अंदाजन वो रफ एस्टिमेट होगा आपके पास कि कोई कितने लोग हैं और उनका बेसिकली वो क्यों आ रहे हैं अब, यानी ये एक ट्रेंड क्यों सेट हो गया अब? जी, काफी सारे कराची से भी लोग आना शुरू हैं। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मेरे कुछ दोस्त अहबाब भी हैं, उन्होंने भी अपना एक नेटवर्क शुरू किया है। तो बात हुई है कि पहले जो है अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। अब जितनी जितनी अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि ये डेटा तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। क्योंकि अगर हमने कोई चीज प्लान करनी है और हमें वेदर का ही नहीं पता, तो हमारी वो सारी प्लानिंग खराब हो सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें देखते हुए अब मजीद लोगों ने आना शुरू किया है। और अगर आप इसकी बात करें कि उनको फायदा क्या होगा, तो फायदा तो बस ये कि पब्लिक सर्विस मैसेज चला जाए लोगों तक, एक सही अथेंटिक न्यूज चली जाए, ताकि वो किसी भी इंसिडेंट से बच सके या हैजर्ड जितने भी हों उससे वो कंट्रोल हासिल कर सके। तो बेसिकली हमारा मकसद तो यही है। और अगर आपने जैसे बात की कि उनको इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, तो ऐसा हम तकरीबन 10 साल से हैं, तो हमें तो फिलहाल कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली और ना ही कोई हमें किसी ने सपोर्ट किया है। तो आप ये कह सकते हैं हम एज अ पैशन इसको लेके चल रहे हैं। तो किस तरह की सपोर्ट वैसे आपको चाहिए होती है, अगर कोई सपोर्ट करने वाला हो तो सपोर्ट आपको क्या चाहिए होगी, और जब वो सपोर्ट मिल जाएगी तो आप मजीद क्या बेहतरी ला सकते हैं? एग्जैक्टली सपोर्ट जाहिर है हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान को कवर करना है। क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ना पीएमडी है। सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैं बताता चलूं कि हमारे सिंध का जो सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट, यानी जिसको मरी भी कहा जाता है, वो गोरा खेल। तो वहां पे अनफॉर्चुनेटली ना पीएमडी का कोई स्टेशन है ना हमारा स्टेशन है। तो वहां का कोई डेटा अभी तक हमारे ना रिकॉर्ड में मिलेगा आपको कि गोराखिल में सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना है, या अगर खाली सिंध की बात कर लें कि सिंध में सबसे कोल्डेस्ट एरिया कौन सा है, या सिंध में सबसे मिनिमम टेम्परेचर कहाँ गया, तो इसका कोई आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। सिंध में सबसे कम टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा कि मोइंजोदाड़ो में गया, और वो कोई आई थिंक 5.4 गया 2006 में, तो ये आपको डेटा मिलेगा। तो गैप बहुत ज्यादा है। फिर बलोचिस्तान पूरा काफी ज्यादा वहां पे गैप है। सिर्फ सिटीज में जो है कुछ वेदर स्टेशन वगैरह लगे, डिवाइसेस लगी हैं, अदरवाइज पूरा बलोचिस्तान तकरीबन खाली है। पंजाब का भी यही सिचुएशन है, पंजाब में भी काफी ज्यादा गैप है। तो हमारी यही कोशिश है कि पीएमडी अपने लेवल पे काम करे, हम पैरेलल जो है अपने लेवल पे इस काम को आगे लेके चलें और जितना भी गैप है उसको कवर कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि इन फ्यूचर जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारा मुल्क काफी ज्यादा मसाइल इसको दरपेश हो सकते हैं। और रिसेंटली हमने देखा कि काफी ज्यादा हमारे मुल्क ने वो कुछ झेला है जो हमारा कसूर भी नहीं था। और यानी कि आप ये कह सकते हैं बोया किसी ने और काट कोई रहा है। तो वही पाकिस्तान की सिचुएशन है कि हमारा मुल्क काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज के हवाले से सफर कर रहा है। मैं आपसे यही पूछने चाह रहा था कि ये बताएं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे कि आपने कह रहे हैं कि 10 साल पहले आपने स्टार्ट किया, तो आप समझ रहे हैं कि हर नया आने वाला जो दिन है वो लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, और फ्यूचर आप उसको कैसे देख रहे हैं, यानी इस तरह के जो वेदर स्टेशन और फिर उसकी रिपोर्टिंग? जी बिल्कुल, वेदर स्टेशन के हवाले से अगर आप देखें तो जितने भी वेदर नेटवर्क अब बन रहे हैं, तो उसका फायदा इन दी एंड जो है वो आवाम को ही होना है। और फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि मजीद लोग जुड़ रहे हैं, खासतौर पर हमारे नेटवर्क के साथ अब इतनी बड़ी ऑडियंस हो गई है माशाल्लाह से, इतने ज्यादा मेंबर्स बन गए
कि वो हर कोई चाह रहा होता है कि हमें आप वेदर स्टेशन दे दें, हम अपनी लोकेशन पे लगाएंगे, हम अपनी लोकेशन से रियल टाइम अपडेट देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमें अगेन वही के ज़ाहिर है इतने हमारे पास वसाइल अभी मौजूद नहीं है। तो बहरहाल लेकिन बहुत अच्छा लगता है, लोग आ रहे हैं और आगे जैसे जैसे क्लाइमेट के इश्यूज है, तो हमें पाकिस्तान भर में माइक्रो लेवल पे काम करना पड़ेगा। माइक्रो डेटा की हमें जरूरत है, और डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अपने 10 साल पहले की बात करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि हर साल जो है कुछ नया रिकॉर्ड टूट रहा होता है। खासकर टेम्परेचर इतने ज्यादा बीच में जो 2015-16 में जो हीट वेव्स गुजरी हैं, जो कि काफी ज्यादा तबाहकुन साबित हुई है, काफी ज्यादा जानलेवा हमारे खास तौर पर साउथ सिंध और कराची के लिए साबित हुई। तो हमें ऐसा लगता है कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, साथ में विंटर भी बढ़ रहा है। इसी तरह यानी कि जितने भी वेदर के इवेंट्स हैं, उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों में ही इजाफा होता जा रहा है। तो अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे मुल्क को ही उससे जो है बेनिफिट मिलना है, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा काम होगा। अच्छा, उससे पहले कि हम आपसे जो है वेदर फोरकास्ट लें, मुझे ये बताएं आपकी जो प्रेजेंस है, हमारे जो नाजरीन जो जिन्होंने आपको ज्वाइन नहीं किया, वो किन प्लेटफॉर्म्स पे आपको और किन एड्रेसेस पे आपको ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वक्त आपकी कोई बता सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे कितनी प्रेजेंस है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फेसबुक पे जो है हमारा फैन पेज है pakpele.com के नाम से, जिसपे तकरीबन 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। साथ में जो ट्विटर पे, आपको बताते चलो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेदर का प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारे ट्विटर पे पाक वेदर के नाम से मौजूद है, और उसकी फॉलोइंग तकरीबन 37,000 के करीब है। पीएमडी की भी इतनी ही है तकरीबन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा नेटवर्क भी वहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। और इसके साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर हमारी वेबसाइट है, फिर हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। तो इसी तरह हमारे पूरे मेंबर्स का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। तो वो हर इलाके की हमें वीडियोस भी प्रोवाइड कर होते हैं। हमारे तकरीबन 50 के करीब जो है रिपोर्टर्स भी हैं पाकिस्तान भर से। तो वो हमें अपने एरिया की रिपोर्ट भी दे रहे होते हैं, वीडियोस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और खास तौर पर जो हमारे जितने भी डिवाइसेस इंस्टॉल हैं, तो उसका डेटा भी हमें रोज बरोज मिलता रहता है। अच्छा, इस बात शुरू करने से पहले आप बता रहे थे कोई जो अपडेट के हवाले से ना, तो पहले तो एक नई कोल्ड वेव आने वाली है, उसका बता दें कि वो कब से कब तक आएगी और किन इलाकों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। और फिर आप ये भी बता रहे थे जो सिंध के जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान के, वहाँ पे जो है ज़्यादा असर करेगी। एक चीज़ और मैं बताऊं कि अफगानिस्तान में आज कोई 50 जी के जी। करीब जो बंदे हैं वो जो है वो उनकी जान गई है ड्यू टू द हार्श वेदर। तो जो ये क्या ये वो एरिया है जो पाकिस्तान से मुलाका एरिया है, या ये उस तरफ उनका जो नॉर्दर्न एरिया है वो है? बताइए। अच्छा, हमने देखा कि विंटर का जो पहला फेज था वो ऑलमोस्ट तकरीबन ड्राई गुजरा, और वो इतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट हमारे रीजन को नहीं दे पाया, कि जिसकी वजह से इतने ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होता है। लेकिन जब जैसे ही हम सेकंड सेकंड फेज में दाखिल हो रहे हैं, और हम जो है एल नीनो या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रल फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा रीजन जो है वो वेट होता जा रहा है। और हमारा यानी कि हम ये कह सकते हैं सेकंड फेज जो है वो वेट गुजर सकता है, यानी कि ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे रीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो और उसी उसी के बैक पे जो है वो साइबेरियन विंड्स होती हैं, और कूलिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कोल्ड वेव फौरन जो है सिस्टम के बाद अफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो हमने देखा कि प्रीवियसली एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजरा, जिसने जो है हमारे नॉर्दर्न एरियाज को काफी अफेक्ट किया था। वहाँ पे स्नोफॉल काफी ज्यादा हुई, रेनफॉल हुई इस्लामाबाद रावलपिंडी में। उसी के बाद जो है वो कोल्ड वेव आई, जिसने तकरीबन बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में टेम्परेचर जो है -10 से -15 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप किया। सिंध के बेशतर इलाके जो है वो बिलो जीरो और जीरो के करीब पहुंच गए थे, और कराची भी हमने जैसे कि 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। तो इसी तरह जो है अभी एक करंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है, जिसने कोयटा में काफी ज्यादा स्नोफॉल दी है। किला अब्दुल्ला की बात करें, या फिर पशीन की बात करें, मुस्लिम बाग की बात करें, तो वहाँ पे काफी ज्यादा स्नोफॉल इस दफा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू हुई है। अब ये जैसे जैसे सिस्टम आगे मजीद पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज का रुख कर रहा है, इस्लामाबाद रावलपिंडी, फिर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ वेस्टर्न वेस्टर्न एरियाज का ये रुख कर रहा है, तो हम देखेंगे कि ये वहाँ पे बर्फबारी का सबब बनेगा आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान। और यही सिलसिला जो है, साथ ही इसके जो है कोल्ड वेव हमारे रीजन को कल से जो है सैटरडे से जो है वो अफेक्ट करना शुरू कर देगी। तो बलूचिस्तान के बेशतर इलाके जो है वो बिलो जीरो तो चल ही रहे हैं, तो वो -5 से -10 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो सकते हैं। कुछ इलाके जो है बलूचिस्तान के जो स्पेशली
नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न एरियाज वहां पे टेम्परेचर जो है वो -15 डिग्री सेल्सियस तक भी ड्रॉप हो सकता है। तो ये सारे एरियाज जो है ये फ्लड अफेक्टेड है। बिल्कुल साउथ तक जो है बलूचिस्तान की टेम्परेचर बिलो जीरो रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फ्लड गुजरा है तो वहां पे लोग जितने भी मौजूद हैं उन्होंने प्रीवियस कोल्ड वेव में भी काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना किया होगा, और अब जो करंट कोल्ड वेव आ रही है तो इसमें भी वो मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। अब सिंध की अगर बात कर ले तो सिंध भी अगेन वो फ्लड से काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ था। तो प्रीवियस कोल्ड वेव में हमने देखा कि वहां पे भी टेम्परेचर बिलो जीरो चले गए थे, कुछ एरियाज में -2 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड हुआ। खासतौर पर अगर मोरो सिटी की हम बात करें तो वहां पे टेम्परेचर -2 चला गया था। दादू में भी माइनस में टेम्परेचर से, गोराकिल में -5 से -6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था। तो अब ये जो कोल्ड वेव है अगेन इसमें टेम्परेचर जो है वो हम एक्सपेक्ट करने के इनके नॉर्दर्न एरियाज, इनके वेस्टर्न एरियाज, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में टेम्परेचर जो है वो अगेन जीरो चले जाएंगे, और -1 और -2 डिग्री सेल्सियस तक भी कुछ एरियाज में ड्रॉप हो सकते हैं। सिंध की जो ईस्टर्न की पट्टी है, थरपारकर की पट्टी है, वहां पे भी मिट्टी जिसमें शामिल है, वहां पर भी टेम्परेचर जो है वो जीरो के अराउंड रिकॉर्ड हो सकते हैं। कराची की बात करें, साउथ सिंध की, हैदराबाद, कराची की, अगर ठट्टा रीजन की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस तक रह सकते हैं आउटस्कर्ट एरियाज में, जबकि मेन सिटी में कराची में तकरीबन टेम्परेचर 5 to 7 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। पंजाब की भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल होगी, यानी कि कराची से कश्मीर तक कोल्ड वेव जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है इस दफा, और 29 और 30 जनवरी तक वो चल सकती है, कोल्ड वेव चल सकती है। और इंशाल्लाह हम मजीद देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सिस्टम आएंगे जिससे हमारे जो जहाँ पे हमारे काश्तकार हजरात हैं उनको जो है फसलों में पानी पहुंचाने में काफी ज्यादा अच्छी साबित होंगी बारिश हमारे रीजन के लिए। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये कि ये तो आपने बताया फौरी तौर पर जो अभी कोल्ड वेव आने वाली है, ओवरऑल जो इस मरतबा विंटर सीजन रहेगा हमारे रीजन में, हमारा मुल्क शामिल है हमारे अतराफ में, तो वो ओवरऑल कोई ज़्यादा टेम्परेचर को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं या क्या सूरत हाल रहेगी? जी, इस दफा जो विंटर हमने एक्सपेक्ट किया था वो यही था कि फर्स्ट फेज जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्मल रह सकता है, थोड़ा अबव नॉर्मल जिसे कहते हैं कि टेम्परेचर रह सकते हैं। लेकिन अब जो सेकंड फेज है इसमें हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा ड्रॉप होंगे, बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ कोल्ड वेव्स आएंगी। तो वही है कि अब आपने जैसे कि बताया कि हमने भी ऑब्जर्व किया कि अफगानिस्तान में कुछ एरियाज में -33 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 70 अफराद जो है जहाँ भाग हो चुके हैं। ईरान में भी काफी ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। मशहद की अगर बात करें वहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। ईरान के कुछ और फर्दर नॉर्दर्न एरियाज में वहाँ पे -22 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर गया। तो अब ये कह सकते हैं कि अब बैक टू बैक कोल्ड वेव्स आ रही हैं, और ये सिलसिला जो है मार्च तक जारी रह सकता है, यानी फेब के एंड और मार्च के 15 डेज तक जारी रह सकता है। उसके बाद जो है अब क्लाइमेट चेंज का असर इतना हो चुका है कि हम एकदम जो है वो विंटर से स्प्रिंग स्प्रिंग की तरफ नहीं जाएंगे, यानी बाहर की तरफ नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट विंटर से समर में आ जाते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है हमारे इलाकों में, हमारे पूरे मुल्क में। तो जिसकी वजह से हम ये फील करते हैं, ये हमने देखा है कि स्प्रिंग सीजन जो है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए हैं। तो वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेब के एंड और मार्च के स्टार्ट में हमारे मुल्क में गर्मियों का बाकायदा आगाज हो जाएगा, और स्प्रिंग सीजन जाहिर है वो काफी ज्यादा शॉर्ट होगा। अच्छा, आखिर में एक चीज़ बता दें, आई डोंट नो आपने उसकी कैलकुलेशन की है या नहीं की, ये जो अब अगला मानसून सीज़न आएगा तो कहीं ये 2022 रिपीट तो नहीं होगा जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बारिश हमें देखने को मिली? अगर आपने कोई कैलकुलेशन की हुई है तो बता दें। जी बिल्कुल, हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे जो हमने जो डेटा एनालाइज किया है, तो हमारे जो प्रीवियस ईयर गुजरा है या उससे पहले जो चंद साल गुजरे हैं वो हमारे पास लानीना की कंडीशन थी। अब जो है हम न्यूट्रल और एलनिनो की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि हो सकता है हमारी दायरे अर्ली एनालिसिस हैं, तो हो सकता है कि अब जो कमिंग मानसून है वो इतना ज्यादा सिवियर नहीं हो सकता जितना हमने प्रीवियस ईयर में देखा। लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं कि मानसून सीजन होगा, मानसून में यकीनन बारिश होंगी, तो हमारे जो इंडस रिवर से जितने भी मुल्का इलाके हैं तो वहां पे फ्लड का खतरा हर साल रहता है। लेकिन प्रीवियस ईयर में काफी ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, खासतौर पर हीट वेव जो हमारे रीजन में अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई थी, अप्रैल और मई से। तो जिसकी वजह से जो है वो हीट इफेक्ट प्लस जो साउथ वेस्ट मानसून उसके असरात, फिर हमारे जो सी सरफेस टेम्परेचर वो बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वो सिस्टम जनरेट हुए, सिस्टम डेवलप हुए, जिसने बेतहाशा कराची से कश्मीर तक
बारिशों का सिलसिला जारी रखा, बारिशें मुसलसल होती रही, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि काफी ज्यादा फ्लडिंग हुई। फिर नॉर्थ के एरियाज में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है वो ग्लेशियर काफी ज्यादा पिघले। मैं आपको बताता चलूं कि क्लाइमेट चेंज की जैसे हमने बात भी की थी, तो आपको बताता चलूं कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अब जो है हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान और अपर जितने भी नॉर्दर्न एरियाज है, वहाँ तकरीबन 3,000 के करीब जो है वो लेक्स बन चुकी हैं। और उसमें से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 700 के करीब लेक्स जो है वो खुदा न खास्ता कभी भी बर्स्ट हो सकती हैं। और अराउंड 7 मिलियन पीपल जो हैं वो खतरे की घंटी से दो चार हैं। और अल्लाह ना करे कि इन फ्यूचर हमें लेक बर्स्ट वाली सिचुएशन का सामना करना पड़े, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, मुसलसल बढ़ते ही जा रहे हैं। और आइंदा आने वाले साल जो है हमारे रीजन के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, वो मुश्किलात का सामना मुश्किलात खड़ी हो सकती है हमारे पाकिस्तान के लिए। तो हमें इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। और अफसोस की बात यह है कि हमारा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसको बढ़ाने में हमारे मुल्क का इतना किरदार नहीं है। हमारा किरदार शायद 1% भी नहीं है। अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इनकी वजह से जो है इनकी इनकी जो रेवोल्यूशन कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, उसकी वजह से हमें हर साल जो है टेम्परेचर बढ़ने का सामना करना पड़ा है। एक पैमाना सेट था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें नहीं बढ़ना, लेकिन हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि इस सेंचुरी के इख्तिताम तक हम 2.8 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर जाएंगे, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि अभी आइंदा चंद सालों में जितने भी इवेंट्स हैं, खासतौर पर साइक्लोन्स की बात करें, हरिकेन्स की या फ्लडिंग की या ड्राउट्स की बात करें, तो वो बेतहाशा उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। चलें, अवैस बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है लोगों के लिए मुफीद साबित होगी। इसके साथ ही नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।